लाइन कहा जाता है। हमने बार बार लफ्ज पढ़ा था स्ट्रेट बेस लाइन, तो जब यहाँ से हम इसको नापेंगे तो ये एक स्ट्रेट बेस लाइन कहलाएगी। ठीक है, अभी इसके अंदर जो है ना, ये जो इसके डिफरेंट जोन्स हैं जो कि इसके अंदर हैं हमारे पास, तो ये 12 नॉटिकल माइल्स जो होता है, यहाँ से अगर लैंड एरिया से अगर यहाँ से लेकर आगे की तरफ नापा जाए तो ये 12 नॉटिकल माइल्स होता है। और ये इलाका जो है ये टेरिटोरियल सी भी कहलाता है, इसको टेरिटोरियल वाटर भी कहते हैं, और ये जो है किसी भी स्टेट की प्रॉपर्टी होता है। अगर उसके पास समंदर है साहिल का, तो उसके पास 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो फ्रॉम लैंड, टेरिटोरियल लैंड यानी उसकी जो जमीनी हिस्सा है, जमीनी हिस्सा डेप्थ में जाके, अच्छा पानी जो है, पानी थोड़ा ऊपर होता है और नीचे जमीन जो है ये खत्म होने में, जहाँ पर हमारे पास किनारा हमें शो रहा होता है, यहाँ पर पानी आगे की तरफ आया होता है, लैंड थोड़ा आगे जा करके लैंड खत्म होती है और फिर वहां से नापते हैं इसको, टेरिटोरियल सी को। अच्छा, जब 12 नॉटिकल माइल्स हम इसको नाप लेते हैं तो उसके बिल्कुल बाद जो है जो इलाका होता है तकरीबन ये 24 नॉटिकल माइल्स बन जाता है। यहाँ से 12 और 12 यहाँ से मिला के 24 जो है ये नॉटिकल माइल्स का इलाका कंटीजियस जोन कहलाता है। कंटीजियस जोन भी किसी भी मुल्क की टेरिटरी के अंदर समझा जाता है, और वो उसके अंदर अगर कोई मिनरल्स हैं, कोई पेट्रोल है, या कोई वहां पर जो है किसी किस्म की कोई धातें अवेलेबल हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, वहां पर वो उसको एक्सप्लोर करके और कोई भी मुल्क अपने लिए इस्तेमाल में ला सकता है उसको। अच्छा, जब कंटीजियस जोन खत्म होता है तो उसके बाद आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या जिसे हम ईज कह रहे थे, EEZ। ये ईज का एरिया जो होता है ये भी फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिकल जो यानी कि जो शिप्स वगैरह का आना जाना, यहाँ से शिप्स वगैरह जो है वो जो भी लंगर अंदाज होती है दूसरे ममालिक की आती जाती हैं, तो ये भी जो है इकोनॉमिक जोन जो होता है ये भी उस मुल्क की टेरिटरी कहलाता है। जब ये 200 नॉटिकल माइल कवर हो जाते हैं, और एक और भी इसके अंदर जो है वो रूल है कि 1200 नॉटिकल माइल्स के अंदर अगर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी होती है, क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, या कोई जो है वहां पर किसी किस्म की लूट मार होती है, या कोई सरहदी खिलाफ वर्जी होती है, तो ये एरिया जो है उसका अपना सरहद के अंदर का इलाका किसी भी मुल्क का कहलाता है, और इस एरिया के अंदर किसी भी किस्म की एक्टिविटी हो तो उसके ऊपर उस मुल्क का म्युनिसिपल लॉ भी एप्लीकेबल है। यानी अगर हमारा अपना कोई कानून है तो हमारे कराची का या गवादर का जो इलाका है, जो सरहद का जो समुद्री इलाका हमें लगता है, उसके 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर अगर किसी किस्म की कोई जो है पायरेट्स अगर कोई एक्टिविटी करते हैं, तो हम उनके ऊपर अपने कवानीन जो है वो उनके ऊपर लागू कर सकते हैं, हमारे कवानीन उनके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होंगे, और उनके जो केसेस होंगे वो हमारे म्युनिसिपल लॉ के तहत चलेंगे। अच्छा, अब जब ये इकोनॉमिक जोन खत्म हो जाता है, उसके बाद जो बाकी समंदर रिमेनिंग एरिया है वो हाई सीज कहलाता है। हाई सी जो है वो इंटरनेशनल एरिया कहलाता है, ये इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन कहलाती है, वहां से किसी भी मुल्क की कोई भी शिप जो है वो आ जा सकती है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये कंटीजियस जोन इज बेस्ड ऑन द बैंड ऑन द वाटर extended further from the outer edge of the territorial sea up to 24 nautical miles। ठीक है, ये 24 नॉटिकल माइल होते हैं, ये तकरीबन बनते हैं हमारे पास 44 किलोमीटर्स बनते हैं। ठीक है, फ्रॉम द बेस लाइन विद इन विच a state can exert limit control for the purpose of preventing or punishing infringement of its custom, fiscal immigration or sanitary। यानी हमारा उसके ऊपर पूरा का पूरा इख्तियार होगा जो हमारा कंटीजियस जोन होगा। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरीके से ये भी एक और फिगर है जिसके अंदर डिफरेंट जो है वो बताया गया है, चीजें जो है ना पूरी बताई हुई कि हमारी ये एयर स्पेस जो होगी उसी के बिल्कुल जो है वो जहां से हमारा ये 12 नॉटिकल माइल्स और जो हमारा ये एरिया होगा ये हमारी नेशनल एयर स्पेस कहलाएगी। यानी यहाँ से हमारे जहाज गुजरेंगे और यहाँ से अगर किसी और मुल्क का कोई जहाज गुजरेगा तो उसे जो है एयर स्पेस में भी हमसे ही परमिशन लेनी होगी। वो हमारा फ्रॉम अर्थ टू स्काई, यानी जमीन से लेकर के, यानी हमारे समुद्री इलाके से लेकर के स्काई के अंदर वो पूरी की पूरी जो स्पेस है वो जो है नेशनल जो है वो इस एयर स्पेस कहलाएगी, वो टेरिटोरियल सी कहलाएगा, वो किसी भी मुल्क का हो चाहे।
और उसके अलावा जब 12 नॉटिकल माइल्स को छोड़कर जब हमारा कंटीजियस जोन है वहां पर भी हमारे कवानीन लागू होंगे। जब तक कि हमारा ईज का इलाका है वहां तक हमारे तकरीबन जितना भी है हमारी जुरिस्डिक्शन होगी। अच्छा, ईज के इलाके के बारे में जो है ना ज्यादातर जो इसको कहा जाता है, इसके अंदर ये क्यों कहा जाता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्योंकि दूसरी शिप्स को यहाँ से इनोसेंट पैसेज मिलता है। तो इस वजह से जो है इनोसेंट पैसेज का मतलब है उनको वहां से गुजरने की इजाजत होती है। अच्छा, लेकिन अगर वो हमारे कंटीजियस जोन के अंदर आ गई उनकी शिप, तो वो अब हमें टैक्स पे करेंगे। अगर हमारा जो हमने कोई अगर टैक्स रखा है वहां पर कि जनाब यहाँ से अगर शिप्स गुजरेंगी तो वो हमें टैक्स पे किए बगैर नहीं गुजर सकती। ठीक है, तो ये इस वजह से इसकी जो है ये इंटरनेशनल लॉ के तहत इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। अब जो ओशन फ्लोर है उसकी भी कुछ जो है टर्मिनोलॉजीज है इसके अंदर ना। अभी हम बार बार पढ़ रहे थे वोल्केनिक आइसलैंड है, ये आइसलैंड है या सी माउंट है, तो ये क्या चीजें हैं? समंदर के बिल्कुल बीचों बीच अगर किसी का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या कहलाता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है वो एरिया जहां जो हम आपकी सरहद के साथ लेकिन डेप्थ पे हो, समंदर के अंदर। और वॉल्केनिक आइसलैंड्स ये होते हैं कि ये अपीयर भी हो जाते हैं और कभी कभी डिसअपीयर भी हो जाते हैं, यानी ये कांस्टेंट नहीं होते। तो ये बिल्कुल समंदर के बीचों बीच भी हो सकते हैं, आपके एरिया के करीब। जिस मुल्क के एरिया के ये करीब होते हैं उन्हीं की जुरिस्डिक्शन इसको लगती है। अच्छा, मिड रिज जो है ये बिल्कुल समंदर का बीचों बीच जो इलाका होता है जिसको हाई सी भी कहा जाता है, ये वहां पर होता है। और अगर बेस के अंदर कोई जो है वो पहाड़ी इलाका नहीं है, बिल्कुल जो है स्ट्रेट सरफेस है, तो वो अबेसल प्लेन कहलाएगा। अच्छा, जहां पर पहाड़ी इलाके होते हैं, जिस एरिया के अंदर जो है माउंटेन्स ज्यादा होते हैं, वहां पर कंटिनेंटल शेल्फ जो है वो या तो बहुत कम होता है या बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। वहां ज्यादातर कंटिनेंटल स्लोप्स होते हैं। स्लोप्स यानी ये इस तरह से ढलान के अंदर जगह होती है और यहाँ पर शेल्फ जो है वो सीधा स्ट्रेट नहीं होता, या यहाँ पर वो एरिया कम होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, जूरिस्डिक्शन जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, जूरिस्डिक्शन के हिसाब से हम कह रहे थे कि हम बात कर रहे थे कि भाई जूरिस्डिक्शन किसी भी मुल्क की वो कहाँ तक होगी। जूरिस्डिक्शन जो होगी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक होगी किसी भी मुल्क। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो होता है तकरीबन पहले शुरू के जो टेरिटोरियल सी बेस लाइन है, यानी टेरिटोरियल जो सी है हमारा, जहां से जमीन खत्म होकर समंदर बाकायदा शुरू हो रहा है, वो थोड़ा सा डेप्थ में होता है। तो टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल माइल्स अंदर जाकर फिर मजीद 12 नॉटिकल्स यानी 24 नॉटिकल माइल्स अंदर की तरफ जाने के बाद फिर जो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया होगा वो हमारा ईज कहलाएगा या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये जहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन खत्म हो रहा है, ठीक है, वहां पर जो है ये हमारी समुद्री हदूद समझ लें किसी भी मुल्क की, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद हाई सी स्टार्ट हो जाता है और वहां पर हमारे कवानीन की भी जुरिस्डिक्शन एंड हो जाती है जाकर। अच्छा, ये अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो कल हमारे पास बार बार वर्ड्स आ रहे थे। एक तो ये का स्टेट मैरीटाइम जोन जो है ये स्टेट बेसलाइन कहलाता है, आर मेजर्ड फ्रॉम द बेसलाइन। अब ये बेसलाइन जो है मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया कि क्या होती है। नॉर्मली फ्रॉम द लो वाटर लाइन straight baseline may be drawn only in localities where the coastal line is deeply intended to fringe with the ice land. अच्छा, अब फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लो लाइन मार्क होती है ये इंडिकेट करती है लो वाटर लाइन, यानी बिल्कुल थोड़ी सी डेप्थ में जाकर ये स्टार्ट होती है। The determination of the baseline is used for the measuring of internal water of the coastal state. जो भी स्टेट है जिसको वो कोस्टल एरिया लग रहा है उसका जो टेरिटोरियल वाटर है या उसका जो इंटरनल वाटर है उसको हम जो है मेजर करने के लिए कि हमारा कहाँ तक इलाका लगता है, उसके लिए जो है ये बेस लाइन का इस्तेमाल होता है। अच्छा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ द एरिया ऑफ द ऑफ सी बेड। सी बेड जो है, जब हमने यहाँ पर देखे ये जो तस्वीर हमने देखी थी उसके अंदर हमारे पास सी बेड जो है ये बिल्कुल नीचे वाला इलाका जो हाई सीज के अंदर जो ये नीचे बिल्कुल स्ट्रेट एरिया होता है, इसको सी बेड कहा जाता है।
सी बेड के अंदर जो है around a large land mass where the sea is relatively shallow compared with the open ocean, जिसे हम खुला समंदर या जिसे हम हाई सीज भी हाई सी भी कहते हैं. The continental shelf is geological part of the continental crust. और इसके अंदर क्या है कि extensive area of the continental shelf. अब continental shelf जो है, मैंने आपको बताया किसी भी मुल्क का जो सरहदी इलाका होता है उसके नीचे अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट आ जाती है, सी बेड आ जाता है, वहां पर हम अपनी तमाम एक्टिविटीज, चाहे हमारी वो जो है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेशन हो, साइंटिफिक, या फिर किसी भी जैसे मिनरल्स हैं, वाटर है, या फिर हमें वहां से अगर कोई ऑयल मिलता है या किसी किस्म की कोई मेटल्स मिलती हैं, तो वो हमारी अपनी नेशनल प्रॉपर्टी कहलाएंगी. अच्छा, ये हमने कल पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था हमने. अच्छा, हम कहाँ तक आ गए थे? अच्छा, यहाँ तक आ गए थे हम, आइसलैंड्स तक आ गए थे हम. An Iceland is a naturally formed area of land surrounded by the water, which is above the water at high tides. High tides जो है, इसका मतलब ये है कि जहां पर खुला समंदर होगा, किसी भी जगह पर आइसलैंड्स बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं. तो ये जो है किसी भी मुल्क की मखसूस जो है वो टेरिटरी नहीं बन पाते, क्योंकि कभी ये होते हैं और कभी बिल्कुल सडनली डिसअपियर हो जाते हैं. अच्छा, the territorial sea, the contagious zone, and the east and continental shelf of Iceland are determined in accordance with the provision of this convention applicable to the land territory. अब ये यहाँ पर कह रहा है कि जनाब जो भी इस तरह की जो चीजें डिटरमाइन होंगी अकॉर्डिंग टू लॉ होंगी, जो मैंने अभी आप लोगों को मेजरमेंट बताई है, वो सारी मेजरमेंट जो है इंटरनेशनल लॉ के अंदर प्रोवाइडेड है कि यहाँ से यहाँ तक ये एरिया इस तरह, इसको हम कहेंगे, इसको इस तरह कहेंगे. Acha, where the coast of two states are opposite or adjacent to each other, neither of the two states is entitled failing agreement between them to contrary to extend its territorial sea beyond the median line. अब क्या है कि जहां पर ऐसी सिचुएशन होगी कि दो ममालिक होंगे अपोजिट टू ईच अदर, आमने सामने होंगे बिल्कुल, और उनके बीच में अगर कोई समुद्र का इलाका है, तो वहां पर क्या किस तरीके से जो है डिसाइड होगा कि यहाँ पर क्या चीज क्या है. तो वहां पर क्या होगा कि एक मीडियन लाइन जो है वो ड्रॉ की जाएगी इमेजिनरी, और वो जो है वो नापा जाएगा कि वहां से वहां का जो सी जो है वो शोर है, वहां से लेके एक स्टेट बेस लाइन, वहां से लेकर के दूसरे मुल्क के स्टेट बेस लाइन के दरमियान में जितना भी एरिया होगा उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा. अगर इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो ठीक है, दोनों ममालिक अगर एग्री हो जाते हैं कि सच एंड सच एरिया आपसे बिलोंग करता है और सच एंड सच एरिया हमारा हो गया, तब तो ठीक है. लेकिन अदरवाइज क्या होगा कि एक मीडियन लाइन होगी, every point of which equidistant from the nearest point from which the breadth of the territorial sea of two state is measured. अब ये जो है ये इंटरनेशनली ये डिसाइडेड है कि अगर कोई ममालिक दो आपस में एक दूसरे के आमने सामने होंगे और बीच में कोस्टल एरिया को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा कि उसके अंदर हम ये सारे जोन कायम कर सकें, तो फिर हम उसमें एक फिर उसके अंदर इंटरनेशनली जो है वो एक मीडियन लाइन तस्वर की जाएगी दोनों के बीच में. ठीक है, अब ये वही सेम डिवीजन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है. अब जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और ये दोनों ममालिक एक दूसरे के आमने सामने. अब मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान में जो लाइंस बनी हुई है इमेजिनरी, जिसके बेस के ऊपर उनके दरमियान जो टेरिटोरियल सी जो है इनके दरमियान डिवाइड हुआ हुआ है. अब यहाँ पर क्या पोजीशन है कि यहाँ पर क्योंकि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 12 नॉटिकल माइल्स अगर कवर किए जाएं, तो उसके बाद बाकी कोई एरिया बचता नहीं है, तो हाई सी की तो कोई वो है नहीं. हाई सी उस वक्त आता है जब मलेशिया की जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाती है उसके. लेकिन इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जो एरिया है वो सारा का सारा वो तकरीबन मीडियन लाइन के ऊपर डिपेंड करता है. जो मीडियन जो है वो बीच के अंदर जो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई है, उसी से उनके बॉर्डर्स तय होते हैं, और उनके आपस में उनके जो है वो कुछ वो भी ट्रीटीज वगैरह भी हुए हुए हैं, तो जिसकी वजह से उनके दरमियान कभी इख्तिलाफात ज्यादा ज्यादा नहीं होते.
अब इसके अंदर देखें, इसमें भी वही बात दिखाने की कोशिश की है कि इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, उन्होंने ये दोनों को तकरीबन इसमें मिलाया हुआ है, और दूसरी तरफ जो है साउथ चाइना का जो है वो समंदर लगता है। तो यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ के तहत ही सारी बाउंड्री लाइंस बनी हुई हैं। अब ये इसमें मिसाल ली गई है मैरीटाइम लिमिट्स ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट लाइन। इसके अंदर भी इन्होंने कहा है कि इंटरनल वाटर है, इंटरनल वाटर का जो बेस लाइन है वो काफी दूर से स्टार्ट किया है। उसकी वजह क्या है कि बीच बीच के अंदर छोटे छोटे से जो है वो उनके यहाँ उभार हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जो जो मेजरमेंट की है वो काफी दूर से की हुई है। फिर वहां से जो है इनका टेरिटोरियल वाटर स्टार्ट होता है, वही सेम 12 नॉटिकल माइल्स तक आ गया। फिर आगे जो है कंटीजियस जोन है, उसके बाद जो है 200 माइल्स तक आगे जाकर के इनके पास कीज मौजूद है। शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंजॉय द राइट। अब ये है कि अगर ओपन सी है, जिसको हम कहते हैं कि जनाब ये जो है समझ लें हाई सी जिसको कहा जाता है, हाई सी का जो एरिया है उसके अंदर इस इनोसेंट पैसेज जो है सबके पास है, और तमाम ममालिक की जो शिप्स है वहां से वो गुजरती हैं, उसके ऊपर जो है वो किसी मुल्क ने कोई टैक्सेस वगैरह वो कोई नहीं लगाता। अच्छा, मीनिंग ऑफ पैसेज जो है आर्टिकल 18 के अंदर, और मीनिंग ऑफ इनोसेंट पैसेज जो है वो आर्टिकल 19 के तहत इन्होंने जो है बताई हुई है। अच्छा, ज्यूरिसडिक्शन हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। इम्यूनिटी ऑफ वारशिप्स एंड गवर्नमेंट शिप ऑपरेटेड फॉर नॉन कमर्शियल पर्पसेस, यानी जो गवर्नमेंट की जो शिप्स होंगी और जो इम्यूनिटी जो है वो वारशिप्स को जो है वो इम्यूनिटी हासिल है, क्योंकि अगर कोई इनोसेंट पैसेज यूज करेगा तो उसके अंदर जो है ना कंडीशंस हैं। इनोसेंट पैसेज यूज करने के लिए उसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि वो किसी भी जो है वो वार पर्पस के लिए यूज नहीं होगी, उसके अंदर किसी किस्म का कोई असला लाया ले जाया नहीं जा सकता जब तक कि वो इंटरनेशनली जो है, जैसे अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क से खरीद रहा है या कोई ऐसी चीज है तो वो जो रास्ते के अंदर कहीं से अगर किसी मुल्क की बेस लाइन या उससे ईस्ट से गुजरेगा तो उनके पास जो है ये इख्तियार हासिल होगा कि वो चाहें तो उसको ना गुजरने दें। जैसे कि अभी कुछ सामान मंगवाया था पाकिस्तान ने, तो इंडिया ने उसके ऊपर जो है वो एतराज करके हमारी शिप्स को स्टॉप कर लिया था रास्ते में कि जनाब इसके अंदर जंगी सामान जा रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने उसको पूरा चेक किया, और चेक करने के बाद उनको अलाउ किया, तो वो पाकिस्तान को सामान फिर रिसीव हुआ। हालांकि उसके अंदर कोई ऐसा जो है जंगी सामान नहीं मंगाया गया था, लेकिन उनको डाउट था कि ये इसके अंदर कोई आर्मी के लिए जो है कुछ पुर्जे वगैरह ले जाए जा रहे हैं उसके किसी काम के लिए। अब आ जाते हैं मीनिंग ऑफ पैसेज क्या है। आर्टिकल 17 शिप्स ऑफ ऑल स्टेट एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, अच्छा, थ्रू द टेरिटोरियल सी। मीनिंग ऑफ पैसेज आर्टिकल 18 है, पैसेज मींस नेविगेशन थ्रू अ टेरिटोरियल सी। पैसेज शैल कंटिन्यूअस एंड एक्सपीडिशियस पैसेज इंक्लूड स्टॉपिंग एंड एनक्रोचिंग ओनली इन एज सो फार एज नेसेसरी बाय फोर्स मेजर और डिस्ट्रेस। यानी अगर जो है किसी भी मुल्क का कोई इलाका है तो उसकी इंक्रोचमेंट बाय फोर्स अगर की जाएगी तो वो किसी बहुत ज्यादा जो है वो जरूरत या किसी बहुत ज्यादा जो है कंपल्जन के तहत की जाएगी, या कोई अगर उन दोनों ममालिक के दरमियान डिस्ट्रेस है, कोई मसले हैं, तो फिर उसके तहत। अदरवाइज जो है वो सिक्योर पैसेज है। अच्छा, पैसेज इज innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good order or security of the coastal state. इनोसेंट पैसेज उस वक्त तक रहेगा वो जबकि हम उस रास्ते को जो है किसी मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं करते, या हम उससे किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट नहीं होता उस मुल्क को जिसके उस पैसेज को इस्तेमाल किया जा रहा है। पैसेज ऑफ फॉरेन शिप शैल बी कंसीडर्ड टू बी प्रीजुडिशियल to the peace, good order, security of the coastal state if in its territorial sea it engage in any of the following activities। यानी अगर वो किसी दूसरे मुल्क की हदूद में जाकर फिशिंग एक्टिविटीज करें तब, या कैरिंग आउट ऑफ रिसर्च और सर्वे एक्टिविटीज, और या फिर जो है वो एनी अदर एक्टिविटी नॉट हैविंग द डायरेक्ट बियरिंग ऑन पैसेज, यानी जिसकी परमिशन नहीं हो, परमिशन से बाहर जाके किसी और मुल्क के
अगर टेरिटोरियल सी के अंदर जाकर किसी किस्म की इंफ्रिंजमेंट क्रिएट की जाएगी तो वो जो है वो उसको खिलाफ वर्जी समझा जाएगा उसमें के कवानीन की। अच्छा, पैसेज ऑफ थाई फिशरमैन विद इन द मलेशियन territorial sea was not an innocent passage because it contravened the domestic law of the Malaysia। अब क्या है कि कुछ ये भी एक केस है जो कि आईसीजे के अंदर चला था और उसका डिसीजन जो है वो फिशरमैन जो थे कुछ वहां पर कॉट किए गए थे, उनके ऊपर उनके खिलाफ केस चला। तो मलेशिया का कहना ये था कि इन्होंने जो है हमारी समुद्री जो हुदूद है उसकी खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि फिशिंग करने की जो परमिशन है वो सिर्फ और सिर्फ मलेशियन नेशनल्स को है और किसी को नहीं है। तो वो उनके खिलाफ जो है वो जो थाई फिशरमैन थे उनको फिर उनके ऊपर कुछ डैमेजेस वगैरह क्लेम किए थे उन्होंने, जो उनको पे करने पड़ गए थे। अच्छा, अगर डेंजरस टू नेविगेशन क्या है कि अगर पैसेज ऑफ वारशिप थ्रू स्ट्रेट यूज्ड फॉर द इंटरनेशनल नेविगेशन, अगर किसी किस्म की कोई वारशिप वहां से गुजरेगी तो उसको परमिशन नहीं दी जा सकती किसी भी तरह से। ये इसके अंदर एक केस है जो कि अल्बानिया और जो है यूके के दरमियान चला था 1949 के अंदर। उसके अंदर उनकी जो है वो कुछ वारशिप्स थी जो कि गुजरी थी यूके के इलाके से, तो उसके खिलाफ जो है उन्होंने कार्रवाई की थी और उनको स्टॉप कर लिया था। उनके जो लोग थे उसको अरेस्ट कर लिया था और फिर आईसीजे के तहत ये इसको डिसीजन हुआ था इनका। अच्छा जी, कोस्टल स्टेट जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी उनके पास ज्यूरिसडिक्शन होगी कि वो अपने एरिया के लिए अपने हिसाब से जो है वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं। अलाउ द कोस्टल स्टेट टू अडॉप्ट लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू इनोसेंट पैसेज through the territorial sea in respect of navigation, conservation of the living resources, fisheries population, scientific research and the custom, fiscal, immigration and sanitary regulations। यानी जो भी जिस भी मुल्क को वो कोस्टल स्टेट जो भी होगी, जिसको वो कोस्टल एरिया लगता होगा, उनके पास क्या है कि उनके पास पूरा राइट है कि वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर अपने लॉज को अप्लाई करें। जरूरी नहीं है कि वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर भी इंटरनेशनल लॉज को अप्लाई करें। हाई सीज के अंदर तो इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में क्या होगा कि जो भी उस मुल्क का म्युनिसिपल लॉ है उसको वो प्रिवेल करेगा ओवर इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, जब भी किसी स्टेट की कोस्टल लाइन की खराब वर्जी होगी उनके समुद्री हदूद की, तो उनका अपना कानून जो होगा वो प्रेफर किया जाएगा ओवर इंटरनेशनल लॉ। अगर उनके अपने कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी तो जो कंट्रावीनिंग स्टेट होगी या जो भी उसमें पार्टी इन्वॉल्व होगी उसको जो है डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। अच्छा, these laws may not affect the design, construction, manning and equipment of foreign vessels unless they conform to generally accepted international standards। अब वो कह रहे हैं कि जो अगर कोई भी लेजिस्लेशन किसी किस्म की होगी तो उससे जो चीजें अफेक्ट नहीं होंगी वो होगी कंस्ट्रक्शन, मैनिंग और इक्विपमेंट ऑफ फॉरेन वेसल, यानी किसी और मुल्क की वेसल्स अगर जो है या उनकी अपनी जो शिप्स हैं उनकी किसी चीज को उनके जो अपने कवानीन है उसके ऊपर असरअंदाज उनको नहीं होना है। अच्छा, इश्यूज ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कोस्टल स्टेट्स लेजिस्लेटिव ज्यूरिसडिक्शन। अब इसमें यह है कि कोस्टल स्टेट में लेजिस्लेट ऑन मैटर्स एक्सप्रेसली इन्यूमरेट इन आर्टिकल 21। It is also well established in the state practice that ship not engaged in innocent passage are subject to all coastal state law। यानी जो भी innocent passage के लिए, यानी कोई अगर कोई शिप है और वो कोई सामान लेकर सिर्फ वहां से पैसेज में से गुजर रही है, तो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर अपने म्युनिसिपल लॉ अप्लाई करके उनको जो है वो परेशान किया जाए। ऐसा नहीं है, उनको जो इनोसेंट पैसेज यूज करने वाली शिप्स होंगी और इंटरनेशनल लॉ की पाबंदी कर रही होंगी उनको जो है किसी भी तरह से उनके जो राइट्स हैं उनको डैमेज नहीं करना है। Beyond this, it seems a legitimate inference from the principle of coastal state sovereignty over the territorial sea that states retain the right to extend any other legislation apart from that dealing with the navigation and so on to foreign ships in their water। अच्छा, अगर हमारी टेरिटोरियल वाटर की भी बिल्कुल अंदर कोई शिप आई है तो उसके ऊपर हमारे सारे कवानीन लागू होंगे, हम उनसे टैक्स भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी टेरिटोरियल सी के भी बिल्कुल अंदर कोई आ जाए और फिर उसके ऊपर जो है वो
इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है, टेरिटोरियल सी जहां से स्टार्ट होगा, जो कि हमारा होगा तकरीबन कंटीजियस जोन जो है वो भी हमारा टेरिटोरियल वाटर ही कहलाएगा, तकरीबन 24 नॉटिकल माइल्स तक ही जाएगा। उस हद तक अगर कोई शिप आती है तो वो सब्जेक्ट टू जो है वो टैक्स हो सकती है, वो उसके ऊपर हमारे कवानीन भी लग सकते हैं। इनोसेंट पैसेज जो है वो सिर्फ ईज के अंदर है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जो जोन है वहां से इस्तेमाल कर सकती है कोई भी शिप। अच्छा, हमारी क्लास का टाइम अब खत्म होने जा रहा है, अभी हमारा ये थोड़ा टॉपिक भी कवर हो गया है। अच्छा, वारशिप्स एंड गवर्नमेंट शिप्स ऑपरेटेड फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम द लोकल ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि जितनी भी वारशिप्स होंगी या गवर्नमेंट की अपनी शिप्स होंगी तो क्या होगा कि वो नॉन कमर्शियल है, जाहिर सी बात है, वो किसी जो है वो उसके लिए नहीं है कि उसके कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। तो जो उस मुल्क की अपनी होंगी, अपने हुदूद के अंदर होंगी, वो उनको हर किस्म की जो है वो टैक्सेशन से, हर चीज से इम्यूनिटी हासिल होगी। इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी फॉरेन शिप, both the coastal state and the flag state have sufficient ground to exercise jurisdiction। यानी कि अगर किसी जो भी शिप होंगी, सबसे पहली बात तो ये है कि हर शिप के पास जो है अकॉर्डिंग टू रूल उन्होंने अपने मुल्क का जो है फ्लैग ऑन करना है अपनी शिप के ऊपर, ताकि पता चले कि ये किस मुल्क की शिप आ रही है। क्योंकि कुछ स्टेट्स के साथ जो है वो ट्रीटीज होते हैं, कुछ स्टेट्स के साथ ट्रीटीज नहीं होते हैं, तो उसी के मुताबिक उसको डील किया जाए। अगर कोई फॉरेन शिप है और दो स्टेट के आपस में जिस तरह कि कोई ऐसी सिचुएशन है, अपोजिट स्टेट्स हैं और बीच के अंदर जो कोस्टल लाइन है वहां से वो गुजर रही है, तो क्या होगा कि फ्लैग होना चाहिए स्टेट के ऊपर और उसको जो है ज्यूरिसडिक्शन होगी कि वो वहां से अपनी जो है इनोसेंट पैसेज इस्तेमाल करके ईज में से वो गुजार सकते हैं उसको। अच्छा, कोस्टल स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल प्रिंसिपल, फ्लैग स्टेट नेशनैलिटी प्रिंसिपल्स उसके ऊपर अप्लाई होंगे। जो भी स्टेट्स होंगी और अपने उसके ऊपर जो है वो फ्लैग ऑन करेंगी तो फ्लैग से पता चलेगा, और उस पर नेशनैलिटी के प्रिंसिपल्स जो अगर हमारे अपनी नेशनल है तो उसके ऊपर हमारे कवानीन होंगे तमाम। अच्छा, टू competing grounds for jurisdiction, thus the UNCLOS 1982 makes a compromise in Article 27। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो